सो हेलो वेलकम एवरीवन, दिस साइड महेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी नीट यूट्यूब चैनल बच्चों। और ये मंथन की सीरीज है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3। और आज हम चर्चा करेंगे जो कुछ भी रिमेनिंग पोर्शन है बच्चों, राइट। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग पोर्शन की और क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बाकी रह गया है हमारा, क्या रिमेनिंग पोर्शन है। तो रिमेनिंग पोर्शन में दो चीज़ें बाकी रह गई थी, राइट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारा रह गया था स्यूडो फोर्स और उसके एनालिसिस, ठीक है। एक हमारा रह गया था स्यूडो फोर्स, उसके एनालिसिस। और दूसरा जो है हमारे पास जो करना बाकी रह गया है वो है स्प्रिंग फोर्स बच्चों। तो ये दो चीजें थी जो हमें अभी पढ़नी है आज के इस लेक्चर में। थोड़ा शॉर्ट होगा, स्विट होगा, क्रिस्प होगा और काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। आज मैं सब कुछ एकदम प्रॉपर लिख कर पढ़ाने वाला हूं बच्चों, राइट। थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट्स था तो चीजें उस तरह की हो नहीं पाई। यू नोज दैट कि मैं थोड़ा सा अभी, है ना, चलिए खैर, एनीवेज क्या ही बातों पर जो है टाइम गवाना बच्चों। सो दिस साइड महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बच्चों मंथन की सीरीज योर पाथवे टू ऑल इंडिया रैंक 1 2000, राइट। अपने आप को हमेशा कहते रहना है, हर बार कहते रहना है, सो दैट इज जिल आई अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन शुड बी राइट ऑन दिस ओनली, ठीक है। यही आपका अल्टीमेट टारगेट है और कुछ है ही नहीं बच्चों। बाकी सब अपनी जगह चलता रहेगा। प्यारे प्यारे हार्ट्स चैट सेक्शन में आप करते रहते हैं और बाकी ये लक्ष्य जो है आप यहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यू आर वॉचिंग अनअकैडमी नीट यूट्यूब चैनल बच्चों। और आपको लगता है कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट भैया प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी टीम प्रोवाइड कर रही है, तो अनअकैडमी नीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट आप जो है क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस कर सकें। टेलीग्राम चैनल जो है आप यहां पर जरूर एक्सेस करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल जो है अनअकैडमी नीट _ऑफिशियल, इसको ज्वाइन करने से आपको सारे नोट्स और सारी अपडेट्स वहां पर मिल जाती हैं बच्चों, राइट। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3 रिमेनिंग पोर्शन की करते हैं शुरुआत। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना धड़ल्ले से, सो दैट उन्हें आइडिया लग जाए कि भाई स्यूडो फोर्स से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही स्प्रिंग फोर्स से डरने की जरूरत है, राइट। तो हमने अभी तक पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। और हमने कल की क्लास में जो देखा था वो था कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट से जब आप डर रहे थे तो वहां पर पहली दो चीजें हमने करी थी कल। एक तो पुली ब्लॉक सिस्टम था और एक कंस्ट्रेंट था बच्चों। और आप, मुझे लगता है कि अब आप कंस्ट्रेंट में बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ऑल्दो कंस्ट्रेंट की प्रैक्टिस में स्पेशल क्लास में करवाऊंगा, आई विल अपडेट यू ऑन द सेम, ठीक है, कि वो किस दिन होने वाली है। जो ये डीपीपी मैंने दिया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, राइट, अभी जैसे मैंने कल कोई डीपीपी नहीं दिया और आज भी कोई डीपीपी नहीं है बच्चों, तो एक ही डीपीपी मैंने दिया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें 22 क्वेश्चंस डे 1 ही में दे चुका था। और वो 22 क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं यूट्यूब पे ही करने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो शुरुआत करते हैं बच्चों यहां पर स्यूडो फोर्स की, ठीक है। और समझते हैं कि भाई ये स्यूडो फोर्स क्या है, कैसा होता है, किस तरह से आता है, कैसे हमें इसकी जो है एनालिसिस करनी होती है। सो इट्स वेरी सिंपल वन, है ना। स्यूडो फोर्स की अगर हम बात करें, देखो क्या होता है, देयर आर सर्टेन फ्रेम्स। दो चीजें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। वेन एवर वी एनालाइज मोशन, वी एनालाइज फ्रॉम समवेयर। जैसे अभी अगर मैं चल रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हैं, सो मस्ट बी यू पीपल आर सिटिंग समवेयर, सोफे पर बैठे होंगे या स्टडी टेबल पर बैठे होंगे, अपने घर में बैठे होंगे कहीं पर। सो यू पीपल आर सीइंग मी और आपको लग रहा है कि यार भैया टहल रहे हैं क्लास में, इधर से इधर आ जा रहे हैं। सो दैट इज योर फ्रेम, जहां से आप मुझे देख रहे हैं। और वो फ्रेम आपकी रेस्ट पर है, वो फ्रेम आपकी रुकी हुई है, ठीक है। सो जब भी कभी हम ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं, सो देयर इज एनालाइजिंग फ्रेम बच्चों, जिसमें हम सिचुएटेड होते हैं, जिस फ्रेम में हम खड़े रहकर बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी हूं इस कमरे के अंदर, ये कमरा रुका हुआ है, ये कमरा अगर मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे साइड में प्लांट रखा हुआ है, मेरे आगे लैपटॉप रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ है, ये सब मुझे स्टेशनरी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस कमरे में मैं बैठा हूं उस कमरे में ये सारे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, राइट। सो ये स्टेशनरी है। अगर यही मोशन हम कार से करें तो चलिए हम मोशन को एनालाइज करने की शुरुआत करते हैं, राइट। तो हम स्यूडो फोर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो whenever motion is analyzed, it is analyzed from certain frame and that frame is known as रेफरेंस फ्रेम बच्चों। क्या कहते हैं हम उसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं या फिर हम उसको कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। दोनों में से कुछ भी आप यहां पर नाम देंगे चलेगा बच्चों। तो पहले हम स्यूडो फोर्स पर जाने से पहले रेफरेंस फ्रेम पर बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस फ्रेम एग्जैक्टली? ठीक है, चलो
अब आ गए हम यहां पर। अब क्या है कि ये है ग्राउंड बच्चों, ये क्या है, तो ये हमने बनाया ग्राउंड, ठीक है, ये हमने बनाया ग्राउंड, और ग्राउंड पर हमारे बंटी भैया खड़े रह गए। ग्राउंड पर कौन खड़े हो गए बच्चों, हमारे बंटी भैया खड़े हैं। अब ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमारे बंटी भैया खड़े हैं। ये बंटी भैया कैसे हैं, रेस्ट में हैं, कहीं नहीं आ जा रहे, कहीं नहीं आ जा रहे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन यहीं पर क्या है, यहीं पर एक कार है बच्चों, यहीं पर क्या है सर, एक कार है बढ़िया सी, सुंदर सी। हो सकता है आप में से कईयों का एसी कार का सपना हो, बोलेंगे सर एसी तो नहीं खरीदेंगे हम, ठीक है, अच्छी वाली खरीदेंगे, ये तो नैनो जैसी लग रही है ठीक है, राइट। सो दिस इज द कार एंड समवन इज सिटिंग इनसाइड द कार बच्चों, समवन इज सिटिंग इनसाइड द कार। ध्यान से देखिएगा, कोई बंदा है जो कार के अंदर है, मान लीजिए चिंटू का, बंटी का दोस्त चिंटू है, एंड दिस कार इज एक्सेलरेटिंग, दिस कार इज एक्सेलरेटिंग विद सर्टेन यू कैन से एक्सेलरेशन ए। या तो ये रेस्ट पे होगा, या फिर यहां पर एक और पर्सन बना लेते हैं, एक और पर्सन बना लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें आप यहां पर बोलेंगे अ पर्सन इज देयर, राइट, हु इज वॉकिंग ओवर द रोड, वॉकिंग ओवर द रोड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तीन अलग अलग सिचुएशन मैंने बना ली, तीन अलग अलग सिचुएशन मैंने बना ली बच्चों, राइट। सो बंटी है हमारे पास, चिंटू है, और एक और कोई बंदा यहां पर खड़ा है, एंड वी हैव अ बॉक्स ओवर हियर जिसका मास यहां पर m लिया मैंने बच्चों, क्या लिया, दिस इज द बॉक्स ऑफ मास m, राइट, विच इज बीइंग एनालाइज्ड बाय दिस थ्री डिफरेंट पर्संस। दिस बॉक्स इज बीइंग एनालाइज्ड बाय थ्री डिफरेंट पर्सन। बंटी से अगर आप पूछोगे वो रेस्ट पे है, और एक्चुअल में ये ब्लॉक भी कहां पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे। एक्चुअल में ये ब्लॉक कहां पे रखा हुआ है बच्चों, ग्राउंड पे रखा हुआ है, और ये रेस्ट पे ही रखा हुआ है। एक्चुअल इसका सिनेरियो ऐसा है, एक्चुअल सिनेरियो ऐसा है, ठीक है। सो अगर आप यहां पर पूछेंगे किससे, बंटी से, अगर बंटी एनालाइज कर रहा है तो बोलेगा ब्लॉक इज एट रेस्ट। क्या बोलेगा बच्चों, वो बोलेगा ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है, ब्लॉक इज एट कहां हो जाता है बच्चों, रेस्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं। अगर आप पूछेंगे चिंटू से, इफ यू आर गोइंग टू आस्क टू चिंटू कि बताइए भैया आपको क्या नजर आ रहा है अबाउट द ब्लॉक, राइट, तो यहां पर है ना, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम सभी लोग पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बताया था कि जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर आप खड़े हो जाते हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो भी एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होता है, वो ऑब्जेक्ट्स को पीछे की तरफ मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, देखो एक्चुअल में अगर इनके रेस्पेक्ट में अगर आपने डायग्राम बनाया, लेट अस सपोज इट लाइक दिस, ये ब्लॉक का डायग्राम अगर आपने बनाया, राइट, विद रेस्पेक्ट टू चिंटू, ठीक है, दिस ब्लॉक डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू चिंटू, इसका मास m है। आपको पता है ना, आपको पता है किसी भी मोशन को जब हम एनालाइज करते हैं टू मेक इट एट कंसिडर्ड रेस्ट, है ना, चिंटू को अपने आप को रेस्ट पे रखना पड़ेगा। तो जब वो अपने आप को कंसिडर्ड रेस्ट पे रखेगा तो इस ब्लॉक को एक वेलोसिटी मिलेगी v। अगर ये कांस्टेंट था, सो दिस इज आल्सो v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। और अगर ये v इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो राइट, यहां पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या रुक रहा है, तो बच्चों यहां पर सेकंड ऑब्जर्वेशन हम क्या कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वर, इसको हमने नाम दिया सेकंड ऑब्जर्वर, और मैं इसको नाम दे रहा हूं कार वाले को थर्ड ऑब्जर्वर। अभी देखिएगा, सो सेकंड ऑब्जर्वर में चिंटू यहां पर क्या कह रहा है, ब्लॉक जो है इज मूविंग, ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, with v is equals to constant, ठीक है, और कहां पर लेफ्टवर्ड, with v is equals to constant लेफ्टवर्ड। ये चिंटू जवाब देगा। मेरे ख्याल से यहां तक आप एग्री कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पहुंच गए ये कार वाले भाई साहब के पास, और जब आपने इन कार वाले भाई साहब से पूछा कि भाई आपको क्या नजर आता है, इस ब्लॉक की सिचुएशन को आप क्या देखते हैं, तो कार वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे ये जो ब्लॉक है, सुनिएगा ध्यान से, मुझे ये जो ब्लॉक है ना, क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं, मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं, और अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम की बात कर रहे हो तो मुझे कंसिडर्ड रेस्ट पे करने के लिए आपको उतना ही एक्सेलरेशन, सुनना, इस कार को अगर तुम रेस्ट पे रखना चाहते हो तो उतना ही एक्सेलरेशन तुम्हें पीछे की तरफ देना पड़ेगा। तो जैसे ही तुमने उतना एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दिया, पूरी दुनिया को आप सेम एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दोगे, यानी कि इस ब्लॉक को भी पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना।
इस ऑब्जर्विंग फ्रेम के एक्सलरेशन के बराबर एक्सलरेशन लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो कार ए एक्सलरेशन से राइट साइड जा रही थी, ब्लॉक को ए एक्सलरेशन मिला लेफ्ट साइड। एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब दोस्तों एक प्यारी सी बात आप यहां पर समझिए कि अगर एक्सलरेशन आपके पास है और बॉडी का मास अगर आपके पास है तो यहां पर एक स्यूडो फोर्स आपको मिल जाता है और वो स्यूडो फोर्स होता है मास इनटू में एक्सलरेशन। सो बच्चों यहां पर ये स्यूडो फोर्स क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। सर आपने इसको स्यूडो फोर्स क्यों कहा, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट दिस वर्ड, और ये कब कब पिक्चर में आता है, एनालाइज हो रहा है। तीन अलग अलग फ्रेम्स यहां पर थी बच्चों, तीन अलग अलग फ्रेम। एक बंदा रेस्ट पे था, एक बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, एक बंदा एक्सलरेटेड कार में था। जो एक्सलरेटेड कार वाली फ्रेम है बच्चों उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या जो रेफरेंस फ्रेम है ये दो तरह की होती है, एक होती इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन inertial frame of reference. So if you look at these three different frames बच्चों, so जो पहला वाला फ्रेम है और जो दूसरा वाला फ्रेम है वो है inertial frame of reference। ये कैसा है सर, this frame of reference is inertial। इस frame of reference को हमने क्या नाम दिया सर, inertial frame of reference है, inertial frame है। ये वाला भी फ्रेम कैसा है, this is also inertial one, ये भी आपका inertial frame है। वेरी गुड। और अगर हम बात करें बच्चों यहां की तो ये वाली जो फ्रेम है दिस इज नॉन इनर्शियल, इस वाले फ्रेम को हम क्या कहेंगे सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। तो अभी तक मैं आपको क्या क्या चीजें विजुअलाइज हो रही हैं आप देख पा रहे हैं। थ्री डिफरेंट सिचुएशंस आई हैव, एक बंदा रेस्ट में है, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और तीसरा जो है वो एक्सेलरेटेड कार में है। सो एक बात अपने दिमाग में फिट बिठा लीजिए। सो वेनेवर वी एनालाइज मोशन और ऑब्जेक्ट और अ बॉडी from non-inertial frame of reference, what do you mean by non-inertial frame of reference? जिसका एक्सलरेशन जीरो नहीं होगा, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सलरेटेड होगा। सो एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा राइट, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट और बॉडी को जब एनालाइज करते हैं तो उस रेफरेंस के एक्सलरेशन के बराबर एक्सलरेशन लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को मिल जाता है। तो उसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ एक्सलरेशन है, तो न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ लगा दो, मास इनटू एक्सलरेशन बिकम फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स बच्चों। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। अब थोड़ी सी और एनालिसिस कर लेते हैं सर, थोड़ी और डिटेल में खोलते हैं बातें, कैसे हम स्यूडो फोर्स को एनालाइज करेंगे, कैसे हम स्यूडो फोर्स को जो है बढ़िया तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो वी कमिंग ओवर हियर स्यूडो फोर्स बच्चों। ये जो स्यूडो फोर्स होता है दिस इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल फिक्स बच्चों, है ना। देखो हमारे पास क्या है, वी हैव अ फ्रेम, है ना, हमारे पास क्या है बच्चों, एक फ्रेम है। ये मैंने एक फ्रेम ली जिसको मैंने कहा एस, रेफरेंस फ्रेम, ठीक है एस, एंड दिस रेफरेंस फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग वन बच्चों, राइट। ए एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अगर आपने यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अगर विजुअलाइज किया या एनालाइज किया, ठीक है, तो ये जो आपका बॉडी है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी मास इनटू में एक्सेलरेशन, और इसको मैं कहूंगा एफ एस, स्यूडो फोर्स कहूंगा बच्चों। मैं क्या कहूंगा, स्यूडो फोर्स कहूंगा। सो कुछ बातें रिलेटेड टू द स्यूडो फोर्स बच्चों। तो स्यूडो फोर्स को हम यहां पर कहते हैं बच्चों, और इसी का नाम है फिक्सियस फोर्स बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, फिक्सियस फोर्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्सियस फोर्स। इट इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल फिक्स बच्चों। ये क्या है, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फिक्स, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फिक्स बच्चों। सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फिक्स सो दैट वी कैन यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑल्सो बच्चों। जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, दोज आर एप्लीकेबल इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली, नॉट एप्लीकेबल फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नॉट एप्लीकेबल फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको वहां पर एक एडिशनल फोर्स का कंसिडरेशन करना पड़ेगा एंड दैट एडिशनल फोर्स इज यहां पर स्यूडो फोर्स बच्चों। स्यूडो यानी कि एक ऐसा फोर्स
जो होता है बट दिखता नहीं है। दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल फिक्स, विल कम इनटू द पिक्चर ओनली व्हेन यू आर एनालाइजिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, जब जब आप ऑब्जेक्ट को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप एनालाइज करेंगे, देन ओनली यहां पर क्या आएगा, स्यूडो फोर्स पिक्चर में आएगा। अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा बंटी जो कि रेस्ट पे था, फ्रेम इनर्शियल थी, तो यहां पर ब्लॉक भी रेस्ट पे था, कोई स्यूडो फोर्स नहीं आया। चिंटू कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, यहां पर ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता नजर आ रहा है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यहां पर भी जीरो होगा। ये भी इनर्शियल फ्रेम है बच्चों, तो इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स कभी आता ही नहीं है। तो स्यूडो फोर्स इज जस्ट अ फिक्सियस फोर्स, इट इज अ मैथमेटिकल फिक्स। होता है बट दिखता नहीं। बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में अगर लिखूं तो यहां पर आप देखेंगे सर, होता है बट दिखता नहीं, होता है लेकिन क्या लिखोगे, बट दिखता नहीं। और होता है लेकिन दिखता नहीं की कंडीशन को अगर आप देखेंगे बच्चों, तो इस तरह की सिचुएशन जो हो लेकिन नजर ना आए, हम उसे कहते हैं भूतिया फोर्स। बच्चों, क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं भूतिया फोर्स। तो बस ऐसे हंसी मजाक के लिए, ताकि याद रहे आप लोगों को, तो हम इसे कहते हैं भूतिया फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, राइट, और डायरेक्शन क्या होती है। अगर हम बात कर रहे हैं सर स्यूडो फोर्स की, दो चीजें इसके पास होगी, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड, एक होगा सर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा होगा इसके पास डायरेक्शन। तो क्या ख्याल है आपका मैग्नीट्यूड के बारे में और क्या ख्याल है आपका डायरेक्शन के बारे में। डिटेल में सारी चीजें समझने के बाद जब क्वेश्चंस पर जाएंगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सवाल में पूछा है एफएस का मैग्नीट्यूड, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो जो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मास ऑफ द बॉडी, है ना। यहां पर आप क्या लिखोगे बच्चों, मास ऑफ बॉडी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी, और आप लिखेंगे इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, क्यों, कौन से रेफरेंस फ्रेम, अरे भाई जिससे तुम एनालाइज कर रहे हो उस रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन। तो ये हो जाता है मास ऑफ द बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। एग्जांपल आपके सामने पहले लिया हुआ है, दिस इज द रेफरेंस फ्रेम फ्रॉम वेयर यू पीपल आर ऑब्जर्विंग दिस ब्लॉक। आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस रेफरेंस फ्रेम से, और अगर इस रेफरेंस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर बैठकर, तो ये जो ब्लॉक है ये आपको पीछे की तरफ जाता नजर आएगा। कितने से बच्चों, तो यहां पर एक्सेलरेशन ए से, तो मास, इस ब्लॉक का मास इनटू में यहां पर ए, ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स। अगर यहां पर मान लीजिए कोई और ब्लॉक होता जिसका मास कैपिटल एम होता, तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स क्या होता, इस ब्लॉक का कैपिटल मास एम और इनटू में ए, ये हो जाता इसके ऊपर लगने वाला स्यूडो फोर्स। रही बात डायरेक्शन की, तो जब आप डायरेक्शन की चर्चा करते हैं तो डायरेक्शन होता है डायरेक्टेड ऑपोजिट टू, राइट। कैसा होगा बच्चों, डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्टेड ऑपोजिट to the direction of, directed opposite to the direction of, है ना, direction of acceleration of frame, direction of acceleration of रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, अगर रेफरेंस फ्रेम आपकी राइट साइड जा रही है तो स्यूडो फोर्स आपका लेफ्ट साइड है। अगर रेफरेंस फ्रेम आपका कहां होता बच्चों, लेफ्ट साइड अगर एक्सेलरेटेड होता तो स्यूडो फोर्स राइट साइड होता। ये दो बातें हैं आपके लिए, आपके जहन में उतर जानी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फीड। बच्चों, अगर ये समझ में आ गया, यानी ये मान के चलिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्यूडो फोर्स यानी कि फिक्शियस फोर्स, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फिक्स, होता है बट दिखता नहीं है, इसलिए हम इसे भूतिया फोर्स कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम जहां से आप एनालाइज कर रहे हो, राइट। तो मास उस बॉडी का जिसको आप एनालाइज कर रहे हो। छोटे ब्लॉक को एनालाइज किया, छोटे ब्लॉक का मास, बड़े ब्लॉक को एनालाइज किया, बड़े ब्लॉक का मास, राइट। डायरेक्शन क्या होगी, रेफरेंस फ्रेम की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। चलिए, अब एक सवाल आता है मन में, अब एक सवाल यह आता है बच्चों के मन में, और कई बार वो पूछते भी हैं, इफ आई एनालाइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम और फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो क्या यहां पर आंसर्स बदल जाएंगे, राइट। चलिए आते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक सवाल के जरिए, ठीक है।
आपका क्या कंफ्यूजन है कि अगर मान लीजिए मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दी, मैंने क्वेश्चन रीड किया, बीइंग अ स्टूडेंट ये समझ पाना कि कब कौन सा क्या चीज एग्जैक्टली इस्तेमाल करना है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप टीचर्स लोग खड़े होकर हमेशा ये कह देते हैं प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपको आइडिया लगेगा कि कब कहां क्या करना है। अरे भाई थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, देखिए जरा चीजें। तो इफ यू पीपल आर थिंकिंग कि यार हमें पता ही नहीं चलेगा, राइट, इज देयर एनी डिफरेंस इफ आई ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा ध्यान से जरा। क्वेश्चन ये है, इज देयर, ठीक है, एनी डिफरेंस, इज देयर एनी डिफरेंस इफ आई ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट फ्रॉम inertial frame और नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब बढ़िया सा सवाल है ये, सुनना ध्यान से, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, जरा सोचो इसको, सोचो। अगर सोचोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ यार ये क्या लिखा हुआ है, राइट। लाइव देख रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी साथ साथ सोचने की कोशिश करो। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो पॉज कर लो जरा और विचार करो, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो और सोचो कि यार ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल है ये, ठीक, राइट। यहां पर जो है दो सिचुएशन हम बनाते हैं बच्चों, अ लिफ्ट, ठीक है, एलिवेटर जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर रखा है एक बॉक्स जिसका मास m है एंड लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद सर्टेन एक्सेलरेशन से a0। लिफ्ट क्या कर रही है, अपवर्ड जा रही है सर्टेन एक्सेलरेशन a0 से। और जो ऑब्जर्वर हैं बंटी भैया वो हमारे यहां पर रखे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर कहां पर है, ग्राउंड पर है, रेस्ट पर है। इनसे पूछा है इस ऑब्जर्वर के लिए बताइए इस ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। ये पहली एनालिसिस देखनी है बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इफ यू आर ऑब्जर्विंग द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉर्मल क्या होगा। अब दूसरा सवाल यहां पर यह हो गया, व्हाट इफ आई यू कैन से, अगर यहां पर मैंने ब्लॉक का मास रखा m और मैंने बंटी भैया को लगा दिया यहां पर, यानी कि जिस लिफ्ट में ब्लॉक रखा था उसी लिफ्ट में बंटी भैया को खड़ा कर दिया। दो अलग अलग सिचुएशन है बच्चों। यहां पर सिचुएशन नंबर 1 में आप जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज कर रहे हैं और सिचुएशन नंबर 2 से यू पीपल आर एनालाइजिंग फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत बढ़िया। अब नॉर्मल निकालना है यहां पर भी और नॉर्मल निकालना है यहां पर भी। चलिए देखते हैं जरा, आंसर्स अलग अलग आएंगे क्या। स्टैंडर्ड जो हमारे रूल्स होते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, किसकी एनालिसिस करें बच्चों, वी आर एनालाइजिंग दिस मास, ठीक है। तो किसके क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इसको जरा हमने पिक्चर से बाहर निकाला, पिक्चर से बाहर निकाल के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसके ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये a0 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मुझे जाता नजर आ रहा है, एलिवेटर के अंदर रखा है। अगर एलिवेटर a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक भी a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो तुम यहां पर क्या देख पा रहे हो, आप लिखोगे सर n डोमिनेट करेगा, है ना भाई, a0 ऊपर है, कल ही तो सिखाया था, जो डोमिनेट करता है उसमें से माइनस करेंगे। n अगर डोमिनेट कर रहा है तो आप लिखेंगे सर n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू में a0। सॉल्व करने पर आंसर आया सर n इज इक्वल टू m, कॉमन कर लेते हैं सर, दिस इज g प्लस a0। ये किसने कहा, ये कहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बंटी भैया का जवाब था ये वाला, ठीक है। कि अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं, दिस इज माई आंसर। अब अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि इनको भाई साहब को उठाकर लिफ्ट में बिठा दूं, एलिवेटर के अंदर डाल दूं, तो क्या सीन आएगा। आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो इंसान जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है वो उसे रेस्ट पे मान लेता है, वो उसे कंसिडर्ड रेस्ट में समझता है। तभी तो जब हम गाड़ी पर बैठकर रोड पर जा रहे होते हैं, हमें रोड पीछे की तरफ जाता नजर आता है, हमें पेड़ पीछे की तरफ जाता नजर आता है, स्कूल पीछे की तरफ जाता नजर आता है। तो पूरी दुनिया
हमारे मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती नजर आती है ना, यही सीन है। तो यहां आ जाइए आप केस नंबर 2 में, जिसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस एलिवेटर को करूंगा कंसीडर्ड रेस्ट बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और इसके लिए इसको कंसीडर्ड रेस्ट पे होना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको कंसीडर्ड रेस्ट पे बनाते हो, यानी कि ये जो ब्लॉक है बच्चों, इस ब्लॉक पर अगर आप देखोगे तो एक तो फोर्स लग रहा है नॉर्मल, एक फोर्स लग रहा था आपका m इंटू में g, और एक फोर्स लग रहा था बच्चों स्यूडो फोर्स। क्या लगाओगे स्यूडो फोर्स में? तो सीधा सीधा बोलोगे सर स्यूडो फोर्स हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू में एक्सेलरेशन a नॉट। जिस फ्रेम से एनालाइज करते हो उसी का एक्सेलरेशन इनटू में मास ऑफ द बॉडी, और डायरेक्शन हो गया, अगर फ्रेम ऊपर जा रही थी तो फोर्स नीचे की तरफ। क्लियर है बच्चों? ये सारी बातें मैं लिखकर बता चुका हूं, अभी आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर एक एक एलिमेंट पर एक एक लेयर पर डिटेल्ड फोकस अगर आप लोगों का होगा, है ना, तो फिर आप उलझे ये हो ही नहीं सकता। कहीं इधर उधर की बातों में लग जाए तो फिर एक बात अलग हो जाती है बच्चों, फिर तो क्या ही करेंगे हम, है ना। अब देखो, अगर ये बंटी भैया इस फ्रेम में है और अगर ये फ्रेम इनके लिए कंसिडर्ड रेस्ट पे है तो ये ब्लॉक भी रेस्ट पे ही होगा। अरे तुम अगर लिफ्ट में बैठे हो और तुम्हारे मम्मी पापा ने शॉपिंग करी है मॉल में और उस जो कुछ भी तुमने खरीदा है वो सब कुछ उस लिफ्ट में रखा हुआ है, तो तुम अगर उस लिफ्ट में रखे सामान को ऑब्जर्व करोगे, वो तो वहीं रखा है ना, कहीं ऊपर नीचे हो रहा होता है क्या? नहीं। तो ये भी रेस्ट में तो क्या बोलोगे सर, नीचे लगने वाले फोर्सेस और ऊपर लगने वाले फोर्सेस बराबर होंगे। तो तुमने देखा कि सर यहां पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कॉमन कर लो, g प्लस a नॉट। तो ये जो यहां पर क्वेश्चन पूछा था, इज देयर एनी डिफरेंस इफ आई ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसका जवाब होगा बड़े अक्षरों में नो, देयर इज नो डिफरेंस। चाहे इनर्शियल फ्रेम यूज करो या नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज करो, आपकी मर्जी, लेकिन यहां पर जवाब नहीं बदलेगा। तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं फिर स्यूडो फोर्स? देन व्हाई वी आर स्टडीइंग स्यूडो फोर्स बच्चों? क्योंकि आसान पड़ता है इसको एनालाइज करना। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, कई सारी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये वाली एनालिसिस थोड़ी टफ हो जाती है, ये वाली एनालिसिस बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाई हम यहां पर स्यूडो फोर्स के एनालिसिस को समझ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर कई सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं। एक सवाल यहां पर देखिएगा एक्सेलरेटिंग लिफ्ट का, है ना। तो लिफ्ट के यहां पर 4 अलग अलग केसेस हैं बच्चों, और चारों केसेस में मैं आपको जो है नॉर्मल कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। अभी 2 केस में तो आपने देखा, यहां पर देखिएगा जरा, अगर लिफ्ट आपका एक्सेलरेट करता है अपवर्ड, अगर आपका लिफ्ट क्या करता है बच्चों, एक्सेलरेट करता है अपवर्ड, तो नॉर्मल का वैल्यू mg प्लस ma नॉट आया। नॉर्मल का वैल्यू क्या आया? mg प्लस ma नॉट आया, यानी कि यहां पर सेल्फ वेट में एक एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड हो रहा है। तो बच्चों यहां पर, है ना, रीडिंग इन अ वेइंग मशीन विच इज कैप्ट इन अ एलिवेटर। बच्चों यहां पर मैं क्या टॉपिक अब ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रीडिंग, है ना, रीडिंग ऑन वेइंग मशीन बच्चों, रीडिंग ऑन वेइंग मशीन, ठीक है, रीडिंग ऑन वेइंग मशीन कैप्ट इन, है ना, रीडिंग ऑन वेइंग मशीन कैप्ट इन एलिवेटर। कहां पे रखी है बच्चों? कैप्ट इन एन एलिवेटर। जो किसी एलिवेटर में रखी है उसको थोड़ा सा आपको क्या है एनालाइज करना है, ठीक है। चलिए, अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग यहां पर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। पहला, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है सर, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के अंदर ऊपर एक इंसान खड़ा है, ठीक है। वेइंग मशीन के ऊपर कौन खड़ा है बच्चों? एक इंसान खड़ा है, और जो इंसान खड़ा है उसका मास हमने यहाँ पर m लिया हुआ है, ठीक है, m मास का, और ये वेइंग मशीन है। पहला सिचुएशन जिसमें ये आपकी क्या है, लिफ्ट रेस्ट पे है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर आप देखिएगा जरा, लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बच्चों, लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, राइट। ये भी मास m है बच्चों, तो या तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, v वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट से, या फिर आप और करके बोलेंगे सर इट कैन गो डाउन विद द सेम वेलोसिटी एज वेल।
ऊपर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाए, फर्क नहीं पड़ता। तीसरे सिचुएशन में हम आते हैं बच्चों, तीसरे सिचुएशन में वी आर कमिंग ओवर हियर, हमने लिफ्ट बनाई, लिफ्ट में हमने यहां पर वेइंग मशीन बनाई, वेइंग मशीन के ऊपर हमने यहां पर इंसान बनाया जिसका मास m है और ये एक्सलरेट कर रहा है अपवर्ड, ठीक है। और एक हमने यहां पर क्या बनाई बच्चों, लिफ्ट बना ली, और लिफ्ट बनाने के बाद में हमने यहां पर क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, लिफ्ट बनाने के बाद में ये जो है डाउनवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन a0, ठीक है। These are the situation. So सारी की सारी सिचुएशन में हमें क्या निकालना है बच्चों, वेट कैलकुलेट करना है। एंड एक चीज आपको छोटी सी बता दूं, जब भी कभी हम किसी इंसान के वेट की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेट की बात करते हैं, यार कितने केजी का है, तो यहां पर मेजरमेंट ऑफ वेट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग होता है। वॉट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, द सेम इज योर वेट बच्चों। यहां पर वेइंग मशीन आपको आंसर केजी में ना दिखाकर हमारे पास जो कैलकुलेशंस आएंगी वो न्यूटन में आती है, आप डिवाइडेड बाय ग्रेविटी कर दीजिए, केजी में आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखते हैं सर हम पहली बात, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो इसका सेल्फ वेट mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, तो आप बोलोगे सर n इज इक्वल टू mg, यानी कि जितना एक्चुअल वेट है उतना ही यहां पर रीडिंग मिलेगा। दूसरा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे, तब भी यहां पर एक ही बात होगी बच्चों, mg होगा, ऊपर की तरफ यहां पर n होगा, नो स्यूडो फोर्स बच्चों। इस केस में यहां पर क्या लिखेंगे आप, कोई स्यूडो फोर्स है ही नहीं, कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी फ्रेम कैसा है, इनर्शियल है, तो यहां पर भी n का वैल्यू क्या आया सर, mg के बराबर आ गया। न वेट बढ़ा हुआ दिखेगा न वेट घटा हुआ दिखेगा। बट इफ वी कमिंग टू द थर्ड केस, जिसमें एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन a0, और उस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो एक तो सेल्फ वेट mg है, लेकिन साथ साथ नीचे की तरफ क्या लगाना पड़ेगा आपको, ma0 लगाना पड़ेगा बच्चों, नीचे की तरफ आपको लगाना पड़ेगा ma0, एक स्यूडो फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ma0 स्यूडो फोर्स लगा दिया। अब ऊपर की तरफ जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है उसका वैल्यू यहां पर क्या आया बच्चों, m इंटू में क्या हो जाएगा सर, mg प्लस ma0। ये इतना ज्यादा है, वेट ज्यादा मिलेगा, नॉर्मल वेट से ज्यादा मिलेगा, रीडिंग ज्यादा आएगी, व्यक्ति को वजनदार महसूस होगा, उसे फील होगा यार मेरा वजन बढ़ गया, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, यहां आ जाते तो mg तो नीचे लग रहा है, n कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन साथ ही साथ n में ऊपर की तरफ ma0 भी लगेगा। सर ma0 ऊपर क्यों, ma0 ऊपर क्यों, एक्सेलरेशन तो नीचे, हाँ ना बच्चे, एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो फिर यहां पर स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट। यहां पर अगर आप n कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बी mg माइनस ma0, यानी कि इंसान जब अपने आप को रेस्ट वाली कंडीशन में या कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कंडीशन में वेट करेगा तो एक्चुअल वेट आएगा जो उसका है, लेकिन अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका वेट जो है उसको कम दिखेगा। वो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि बिना जिम विम गए, बिना मेहनत किए, बिना फैट रिड्यूस किए मेरा वजन घट गया। ये डिलेमा में है, राइट, ऐसा इसको लग रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ है। ये किस वजह से हो रहा है, ये स्यूडो फोर्स का कमाल है बच्चों, राइट। तो दिस इज द वे यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम, दिस इज द वे यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स बच्चों, राइट। तो ये स्यूडो फोर्स है और स्यूडो फोर्स को एनालाइज करने का तरीका है। अब एक बहुत प्यारा सवाल है जो बहुत ज्यादा जो है पूछा जा चुका है, बहुत सारी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा एनालाइज करना सिखा देता हूं आप लोगों की कैसे हम करते हैं बच्चों, राइट। इट्स वेरी सिंपल वन, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन जरा यहां पर देखिएगा, राइट, पीवाईक्यू है एक क्वेश्चन बच्चों, पीवाईक्यू है। सवाल कुछ यूं है कि हमारे पास एक वेज है, सवाल कुछ यूं है कि हमारे पास एक वेज है और आपको ये बोला गया, सुनिएगा ध्यान से, इस वेज के ऊपर, है ना, कितनी सुंदर वेज बनाई मैंने, इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, देयर इज अ ब्लॉक ऑन दिस वेज जिसका मास m है, ठीक है। वेज का मास कैपिटल M है एंड दिस वेज इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट, दिस वेज इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट विथ सर्टेन एक्सेलरेशन कैपिटल A, किसी एक्सेलरेशन कैपिटल A से ये राइट साइड भाग रहा है। अब सवाल ये है व्हाट इज द एक्सेलरेशन A, क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द एक्सेलरेशन A ऑफ दिस वेज सो दैट स्मॉल m डज नॉट स्लिप विद रेस्पेक्ट टू वेज बच्चों। क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर ये है A का वैल्यू कितना होगा सो दैट
है ना, सो दैट जो स्मॉल m है डजंट क्या लिखेंगे बच्चों, डजंट स्लिप ओवर, डजंट यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, स्लिप ओवर वेज, वो वेज के ऊपर स्लिप ना करें, उसके लिए क्या आपको यहां पर एनालाइज करना है, ठीक है, मतलब डज नॉट स्लिप ओवर वेज विद रेस्पेक्ट टू वेज बच्चों, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वेज, मतलब वो कुल मिलाकर वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है बच्चों, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वेज अगर वो स्लिप नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप यहां से समझ सकते हैं जो स्मॉल ब्लॉक है बच्चों, है ना, स्मॉल ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे बच्चों, तो विद रेस्पेक्ट टू आपका जो भी वेज है उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, ये है इसका पूरा का पूरा मीनिंग बच्चों। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, राइट। कई सारे बच्चों ने तो चैट बॉक्स में आंसर करना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि भैया हमने कई बार, जब हम पहली बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तब हमने 2.0 के आपके लेक्चर्स देखे थे, और उस 2.0 के लेक्चर्स में हमने देखा था कि ये आपने सवाल करवाया था बच्चों, राइट। सो यहां पर हम देखते हैं अगर बच्चों कि इस वेज पर एक्सेलरेशन अगर a है और वो एक्सेलरेशन a अगर राइट साइड है, तो इस स्मॉल m के ऊपर क्या घटना घटने वाली है, क्या ऐसा इस स्मॉल m के साथ होने वाला है, ठीक है। एवरीवन प्लीज हैव अ लुक, कंसंट्रेट करिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा। अभी आपको क्या बोल दिया, ब्लॉक इज नॉट स्लीपिंग बच्चों, और ये वाला जो एंगल है ये कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, तो एंगल थीटा दे दिया, राइट, दिस एंगल इज थीटा, वेज का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आपको थीटा दिया हुआ है, बहुत खूब। चलिए, हमेशा मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही है, जिस किसी को भी आप एनालाइज करते हैं अगर वो इंक्लाइन प्लेन पर है तो वो ऐसे इंक्लाइन लाइन बना के और उस पार्टिकल को आप ऐसे पॉइंट बना लो, एनालिसिस करना इजी पड़ जाता है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो वेज पर खड़े होकर, बिकॉज वेज पर खड़े होकर इसलिए एनालाइज करें क्योंकि सब कुछ आपको विद रेस्पेक्ट टू वेज बताना है, और ये जो है वेज ये एक्सलरेट कर रही है राइट साइड, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं करूंगा कि यहां पर डालूंगा एक स्यूडो फोर्स। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा बच्चों, कैप स्मॉल m इंटू में a, यहां पर एक डालूंगा बच्चों में स्यूडो फोर्स। ये क्या है, तो ये वाला जो फोर्स है ये है स्यूडो फोर्स बच्चों। कौन सा फोर्स है ये, स्यूडो फोर्स। डायरेक्शन आपने इस तरफ कैसे बनाई सर, वेरी सिंपल, अगर ये a से राइट साइड जा रहा है तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लेफ्ट में जाएगा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ हमें बचपन से ये सिखाया गया है, जब से हम टेक्निकल बचपन में एंटर किए थे, तो यहां पर जो आपका mg है बच्चों वो नीचे की तरफ होगा, सेल्फ इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दीज आर द टू फोर्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फोर्स मुझे नजर आता है, सिंस दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर दिस इंक्लाइंड सरफेस बच्चों, तो यहां पर इस इंक्लाइंड सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस इंक्लाइंड सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देयर मस्ट बी सम नॉर्मल, देयर मस्ट बी सम नॉर्मल। नाउ एवरीबॉडी अब ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत अच्छे से आपको विजुअलाइज हो जाएगा बच्चे। ये वाला एंगल आपका थीटा है, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल अगेन थीटा, है ना भाई। ये वाला एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन थीटा बना रहा है, सो ये एंगल भी थीटा होगा। अब हम क्या करते हैं सर, कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं। ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ mg एंड ma परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन एज वेल बच्चों, ठीक है। हम ब्रेक कर रहे हैं, हम ब्रेक करने पहुंचे, कंपोनेंट्स हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर इस ma का एक कंपोनेंट होगा सर जो ऊपर की तरफ होगा, इस ma का एक कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, एंड दैट वुड बी ma cos थीटा। कितना होगा बच्चे, ma cos थीटा। और एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हो जाएगा यहां पर, जिसको हम बोलेंगे सर स्मॉल ma, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन थीटा। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ साथ बच्चे अगर इसके कंपोनेंट तुमने ब्रेक कर दिए तो इसकी पिक्चर हो गई खत्म, इसकी पिक्चर हो गई खत्म, इसके कंपोनेंट बन गए सर, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हमको विजुअलाइज हो गई। अब उसी के साथ साथ ये जो mg है इसके भी दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे सर। mg का एक कंपोनेंट इस तरफ ब्रेक होगा और वो mg का कंपोनेंट हो जाएगा सर mg का cos थीटा, और सर ये वाला mg का कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सो सर दिस कंपोनेंट विल बी mg का sin थीटा। ये क्लियर आ रहा है समझ में। मैंने आपको हमेशा से क्या सिखाया बच्चों, मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई है कि जो कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं जो थीटा की तरफ आता है, जो टूट कर थीटा की तरफ आता है वो cos होता है, और जो टूट कर थीटा
से दूर जाता है वो साइन होता है, दैट्स इट। जो टूट कर थीटा की तरफ आएगा दैट वुड बी योर कॉस, और जो टूट कर थीटा से दूर जाएगा दैट विल बी योर साइन थीटा। अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी बच्चों, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि ये जो मास है ये रेस्ट पर है। ये कैसा है बच्चों? दिस मास इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है। कहां पर? तो आप बोलेंगे सर विद रेस्पेक्ट टू वेज। और आपने ये जो डायग्राम बनाया, ये डायग्राम भी आपने विद रेस्पेक्ट टू वेज ही तो बनाया। सो बच्चों यहां पर अलोंग द इंक्लाइन लगने वाला जो फोर्स है mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है ma cos थीटा, दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। अलोंग द इंक्लाइन लगने वाला, नीचे की तरफ लगने वाला mg sin थीटा और ऊपर की तरफ लगने वाला ma cos थीटा, दोनों बराबर होने चाहिए। सो यहां पर फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, है ना। यहां पर ये रेस्ट पे विद रेस्पेक्ट टू वेज, सो फोर्सेस मस्ट बी क्या होने चाहिए बच्चों? मस्ट बी बैलेंस्ड। फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड अलोंग पैरेलल, अलोंग आप यहां पर क्या लिखेंगे सर? अलोंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू वेज, अलोंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू वेज, राइट। वेज से पैरेलल और वेज से परपेंडिकुलर यहां पर फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ करिएगा, है ना। अब एक चीज ध्यान से सुनो यार, इतनी बातें समझने के बाद, है ना, यहां पर हो जाएगा सर जी, अगर हम अलोंग द पैरेलल बात करें सर, तो हम लिखेंगे mg का जो साइन थीटा है दैट शुड बी इक्वल्स टू m कैपिटल A का कॉस थीटा। सर m से m तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो पहला सवाल तो हमारा हो गया क्लियर कि a का वैल्यू आ गया g tan थीटा। यानी कि अगर आप इस वेज को g tan थीटा से राइट साइड एक्सेलरेट करोगे तो ये वाला जो ब्लॉक है आपका, ये क्या रहेगा? ये आपका रेस्ट पे रहेगा। इज दैट क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये पहला पोर्शन है। दूसरा जो हम यहां पर बात करते हैं, थोड़ा सा उस पर एनालाइज करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन आपसे कोई ये पूछ ले कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इन दैट केस, नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा इसी सिचुएशन में, राइट। तो जब आप यहां पर नॉर्मल की बात करेंगे तो सर नॉर्मल n ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहां पर जो दो फोर्सेस हैं दैट इज आपका ma का साइन थीटा और प्लस आपका mg का कॉस थीटा, ये दोनों लग रहे हैं डाउनवर्ड। अरे भाई ये ऊपर की तरफ है n, है ना, और ये दोनों नीचे हैं, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, कर दिया आपने। सो यहां पर आपने लिखा स्मॉल m, a की जगह आप लिखेंगे g tan थीटा और tan थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इनटू में एक साइन थीटा आपके पास ऑलरेडी है, और प्लस आप यहां पर लिखेंगे mg एंड दैट वुड बी योर कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं सर। कॉस थीटा का अगर आप एलसीएम लोगे, है ना, तो mg है, यहां पर भी mg है, mg को बाहर निकालते हैं सर, mg को बाहर निकाला, अंदर हो जाएगा सर, यहां पर तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय हो जाएगा सर आपका कॉस थीटा, जो आपने एलसीएम लिया था, सुनना नीचे था ना कॉस थीटा, एलसीएम लिया। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है n, उसका वैल्यू आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा सर आपका? mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? राइट। सो ये एक पीवाईक्यू का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था, जिसको मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको जो है धीरे धीरे हर बात एक्सप्लेन कर दी है बच्चों। राइट, क्लियर है? किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं? तो किसी भी तरह का सवाल जो है क्या किया जा सकता है बच्चों? फ्रेम किया जा सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार क्या दिया है, कैसे दिया है और क्या चल रहा है, ठीक है, किस तरह से हम इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट स्यूडो फोर्स, और इस पर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, आपको देखना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको जो है रटना नहीं पड़े, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, सवाल तो फिर कितने ही भी किए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर स्प्रिंग फोर्स पर। देखो इस पे भी ना स्प्रिंग फोर्स पे स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस आएंगे। अभी आपको स्प्रिंग फोर्स पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और ना ही ऐसे स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। स्प्रिंग फोर्स पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों? अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो यहां पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड, राइट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
स्प्रिंग बैलेंस बच्चों, कि कितना रीडिंग है यहां पर बेस्ड ऑन स्प्रिंग बैलेंस। वजन जो तोलने का एक और जो आपके पास तरीका होता है वो है आपका स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ कुछ बहुत खास बातें बच्चों, ठीक है। जैसे जो स्प्रिंग है आपकी, तो पहली बात जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो ये स्प्रिंग होनी चाहिए आपकी आइडियल। ये स्प्रिंग क्या होनी चाहिए बच्चों? आइडियल। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल? आइडियल का मतलब होता है कि मासलेस होगी, ठीक है, कुछ भी वजन नहीं होगा इसका। दूसरा बात अगर हम यहां पर लिखें बच्चों, ठीक है, तो खैर पहले से काम हो जाता है, दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको केवल मासलेस बोल दीजिए। आइडियल स्प्रिंग होनी चाहिए बच्चों, मासलेस होनी चाहिए। अगर ये है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप इसको रस्सी की तरह ट्रीट कर लो, कुछ और अलग से इसको समझने की जरूरत है ही नहीं बच्चों। ये स्प्रिंग एज इट इज आप इसको रस्सी की तरह समझो, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो अगर आपने क्या किया, सपोज ये आपके पास स्प्रिंग थी, सपोज अगर ये आपके पास स्प्रिंग थी, और अगर आप ये स्प्रिंग की क्या थी बच्चों? नेचुरल लेंथ थी, ठीक है। ये स्प्रिंग की क्या थी सर? नेचुरल लेंथ थी L0, ठीक है। आपने क्या किया? आपने लगाया इस तरफ कोई फोर्स F और आपने इस तरफ भी कोई फोर्स लगाया F, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अगर आपने यहां पर क्या लगाया? कोई फोर्स लगाया F बच्चों, तो स्प्रिंग में जब आपने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग क्या करती है सर? ये स्प्रिंग एलोंगेट कर जाती है। स्प्रिंग क्या कर जाती है सर? एलोंगेट करती है। या ये स्प्रिंग क्या करती है सर? कॉम्प्रेस कर जाती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव अप्लाइड द फोर्सेस। सो बच्चों, स्प्रिंग वापस से अपने नेचुरल पोजीशन को क्या करने की कोशिश करता है? रीगेन करने की कोशिश करता है, और एक फोर्स डेवलप होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे या कंप्रेस करोगे, स्प्रिंग वापस से L0 पे आने की कोशिश करेगा। अगर आपने कंप्रेस किया तो वो फोर्स वापस से L0 पर ले जाने की कोशिश करेगा। अगर आपने एक्सटेंड किया तो वो फोर्स वापस से L0 पर लाने की कोशिश करेगा। उस सिचुएशन में जो फोर्स होता है Fs, हम उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, और वो होता है यहां पर -kx। सुनिएगा, -kx। माइनस साइन क्यों? माइनस साइन बताता है कि जिस तरफ भी आपका x है, जिस भी डायरेक्शन में आपका x है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका Fs होता है। बस माइनस का केवल इतना काम है। k क्या होता है बच्चों? यहां पर k होता है आपका, k होता है सर स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या होता है बच्चों आपका? k होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, विच इज एक्चुअली F डिवाइडेड बाय क्या होता है? x होता है, यानी कि ये होता है बच्चों डिफाइंड न्यूटन पर मीटर में। तो किसी स्प्रिंग का k अगर ज्यादा है, सुनिएगा ध्यान से, किसी स्प्रिंग का k अगर ज्यादा है तो उस स्प्रिंग को कंप्रेस करना या उसे एक्सटेंड करना, स्ट्रेच करना उतना ही टफ होता है, उतना ही मुश्किल होगा। मोर इज द k, मोर इज द रिजिडिटी या मोर इज द टफनेस ऑफ द आपका स्प्रिंग बच्चों, राइट। जैसे हमारे जो पेन में टिकटॉक में होता है ना, जैसे इस तरह की पेन है हमारे पास, राइट, तो इस तरह की पेन में तो बहुत इजीली आप क्या कर रहे हो? बहुत इजीली टक 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 कर देते हो। लेकिन जो ट्रक वगैरह होते हैं जिनमें सस्पेंशन स्प्रिंग्स लगे होते हैं बच्चों, सस्पेंशंस में यूज होने वाले जो स्प्रिंग होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, उनका K बहुत हाई होता है, तो उन्हें बहुत इजीली कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना सही नहीं, मतलब इजीली नहीं कर पाते हो। कुल मिलाकर ऐसा है। तो आप क्या लिखेंगे सर? आप लिखेंगे इस तरह से, मोर के। आप क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर? मोर के। अगर आपका यहां पर के ज्यादा हुआ, गिव्स यू मोर रिजिडिटी, है ना। मोर के मीन्स मोर रिजिड आपका क्या हो जाएगा? मोर रिजिड स्प्रिंग होगा, उतना ही टफ रहेगा उस स्प्रिंग को कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना। इस के से रिलेटेड एक और बहुत मजेदार बात होती है बच्चों, ये जो के है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। मोर इज द लेंथ, लेसर विल बी द के। जितना बड़ा स्प्रिंग होगा उतनी इजीली आप उसे क्या कर पाओगे? कंप्रेस कर पाओगे, या उतनी ही इजीली आप उसे एक्सटेंड कर पाओगे। अगर आप यहां पर बात करते बच्चों L अगर कम करोगे तो K आपका ज्यादा होगा। सो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है सर, ये हो जाएगा आपका K1 डिवाइडेड बाय दिस इज आपका K2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका L1 डिवाइडेड बाय L2। दैट्स इट। क्लियर है बच्चों? ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं सर स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस पर, ठीक है। अब एक और मजेदार बात, अगर आपने यहां पर क्या किया बच्चों, इफ यू हैव अप्लाइड सम फोर्स ओवर हियर, अगर आपने स्प्रिंग के ऊपर कोई भी फोर्स लगाया, लेट अस सपोज दैट यू हैव अप्लाइड सम फोर्स लाइक दिस, यहां पर आपने कोई फोर्स लगाया, मान लीजिए ये आपने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। इस तरफ आपने फोर्स लगाया F, और यहां पर भी अगर आपने फोर्स लगाया बच्चे F, ठीक है ना।
तो यहां पर जो kx का वैल्यू होता है वो किसके बराबर हो जाता है, f के बराबर हो जाता है, ठीक है, यानी कि बराबर बराबर है क्योंकि स्प्रिंग आपका मासलेस है। फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने स्प्रिंग को क्या किया होता है बच्चों, सपोज इफ यू हैव कनेक्टेड स्प्रिंग विद द स्ट्रिंग, बच्चों अगर आपने स्प्रिंग को क्या किया, इफ यू हैव कनेक्टेड स्प्रिंग विद द स्ट्रिंग, बच्चे ये आपका स्प्रिंग है, सुनिएगा ये बात भी ध्यान से, ये आपका स्प्रिंग है और ये आपका स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। तो जो टेंशन आपके पास स्ट्रिंग में होगा वही यहां पर क्या होगा, आपका kx होगा बच्चों। जितना रस्सी में खिंचाव होगा उतना ही स्प्रिंग में भी क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका फोर्स डेवलप होगा। ये अगर कुछ कुछ बातें आपने ध्यान रख ली तो स्प्रिंग के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, दैट आई कैन गारंटी बच्चों, राइट। चलिए अब यहां पर चलते हैं आगे और मैं करवाता हूं कुछ कुछ सवाल जिससे आप यहां पर जो है विजुअलाइज करेंगे स्प्रिंग फोर्स को बच्चों, ठीक है। फिर स्प्रिंग के सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग्स भी हम पढ़ लेंगे। हालांकि देखो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग जो होता है स्प्रिंग का, वो यहां की बजाय वर्क एनर्जी पावर में जब हम स्प्रिंग पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा काम का होता है, या एसएचएम में ज्यादा काम का होता है, यहां पर उतना ज्यादा काम का नहीं होता है। स्प्रिंग फोर्स में पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स में पहला सवाल आपका ये रहा कि सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, और इस स्प्रिंग बैलेंस में हमने क्या किया बच्चों, इस स्प्रिंग बैलेंस में हमने एक मास जो है हैंग कर दिया, मास हैंग किया हमने mg, ठीक है। सो आपसे पूछा है स्प्रिंग रीडिंग कितना होगा, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा बच्चों, यानी कि एक्चुअल में स्प्रिंग भी क्या करता है, स्प्रिंग भी आपको बताता है यहां पर आपका मास कितना होगा, वजन कितना होगा। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, आंगनवाड़ी में जब जाते थे, तो याद है आप लोगों को, छोटे बच्चों को बेल्ट पहनाकर टांग देते थे, राइट। तो वो कौन सा, वो स्प्रिंग ही तो होता था बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस ही होता था। मास स्प्रिंग बेल्ट लगाया और दिया टांग के, कहां पर, आंगनवाड़ी में। तो वो सारी चीजें यहां पर आप विजुअलाइज कर सकते हो आप। अब अगर मान लीजिए अपनी नेचुरल लेंथ पर है ये, अपनी नेचुरल लेंथ पर है ये क्या करेगा स्प्रिंग, ये स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा तो ये मास इस तरह से क्या कर गया, नीचे आ गया, सुनिएगा, है ना, कुछ तो नीचे आ गया, एक्स वैल्यू नीचे आ गया। तो सीधी सी बात है, अगर इसमें एक्स वैल्यू नीचे आया तो दोस्तों ऊपर की तरफ इसमें एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे kx। और ये जो kx होती है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग रीडिंग, kx को ही हम यहां पर क्या बोलते हैं बच्चों, स्प्रिंग रीडिंग कहते हैं। और जो x होता है, इस x को हम कहते हैं एलोंगेशन या एक्सटेंशन या स्ट्रेच कह दीजिए, जिसमें आप बोलोगे सर कि ये स्ट्रेच में कंप्रेशन भी आ जाता है और यहां पर आपका एलोंगेशन भी आ जाता है। सो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये जो kx है ये सीधा सीधा mg के बराबर आ गया, यानी कि एक्चुअल जितना वजन होगा इंसान का वो वेट करके बता देगा। ये पहला सवाल, और कोई फोर्सेस थे ही नहीं, ऊपर kx नीचे mg, बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन में kx इज इक्वल टू mg। बहुत बढ़िया। एक और सवाल यहीं पर है ना, एक और सवाल यहीं पर, सीखते जाइए बस बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी यहां पर क्या किए, टेबल बना लिए, अभी यहां पर क्या किए बच्चों, टेबल बना लिए। टेबल बना पर यहां पर क्या किया, स्ट्रिंग लगा रहे हैं, टेबल बनाकर यहां पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग लगा रहे हैं। और इस स्ट्रिंग के साथ हम क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिएगा जरा, इधर भी रस्सी है, इधर भी रस्सी है, और बीच में हम कुछ खेल करने वाले हैं। इस तरफ हमने क्या किया, इस तरफ हमने 2 kg का जो है मास हैंग किया, और इस तरफ भी हमने क्या किया बच्चों, 2 kg का जो है मास उसको हैंग किया, ठीक है। अब एक चीज ये देखो जरा ध्यान से, एक चीज ये देखो जरा ध्यान से, यहां पर आपने क्या लगा दिया, ये स्प्रिंग लगा दिया। ये क्या लगाया बच्चों आपने, दिस इज योर स्प्रिंग, दिस इज योर स्प्रिंग, ठीक है। यहां पर स्प्रिंग लगाया हुआ है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, जिसका के का वैल्यू से कुछ भी आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर बच्चों, ठीक है। क्या दिया हुआ, 100 न्यूटन पर मीटर। और सवाल आपसे ये चाह रहा है, सवाल आपसे ये चाह रहा है कि एलोंगेशन यहां पर कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलोंगेशन या एक्सटेंशन जो इस स्प्रिंग में होगा। एलोंगेशन जिसे हम एक्स कहते हैं उसका वैल्यू आइडेंटिफाई करके बताइए क्या रीडिंग यहां पर होगी। इस तरफ भी 2 kg है बच्चों, इस तरफ भी 2 kg है। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इत्मीनान से करिएगा, अदरवाइज जो है नहीं तो आपको थोड़ा सा परेशानी सी महसूस होगी, ठीक है। चलिए जरा, कम ऑन एवरीबॉडी, डू इट फास्ट। आ रहा है, आ रहा है बच्चों, करते चलिए, करते चलिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डू इट फास्ट।
यस यस यस। हाँ भाई, हार्ट्स थोड़े से कम लग रहे हैं यार मुझे। ऐसे 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 कैसे काम चलेगा भाई? वो तो अपनी जगह बरकरार रहने चाहिए ना। हार्ट्स का तो काम अपनी जगह चलते रहना चाहिए। नहीं, चलिए बहुत खूब। सो यहां आ जाइए बच्चों। अब अगर आप एलोंगेशन की बात करते, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था एक की कॉन्सेप्ट, छोटा सा याद करो। आपसे ये कहा था कि अगर आप स्प्रिंग को रस्सी से कनेक्ट करते हो, अगर आप स्प्रिंग को क्या करते हो, रस्सी से कनेक्ट करते हो, तो जितना स्प्रिंग में फोर्स होगा वही रस्सी के टेंशन के बराबर होगा। और अगर किसी स्प्रिंग को दोनों एंड्स पर बराबर बराबर फोर्स से अगर खींचते हो, तब भी यहां पर जो है स्प्रिंग में फोर्स kx ही होगा, वो इक्वल टू एफ होगा बच्चे। तो अगर ये सिस्टम आप देखें, इधर भी आपका mg है, इधर भी आपका mg है, बराबर बराबर, इस तरफ 2g नीचे जाना चाहता है, इस तरफ 2g नीचे जाना चाहता है। एज अ सिस्टम अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप एज अ सिस्टम इसको देखेंगे, तो यू कैन एनालाइज वन थिंग कि सर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स यहां पर जीरो है, न ये इधर की तरफ जाएगा न ये इधर की तरफ जाएगा। तो एक बात बड़ी प्यारी सी क्या समझ आती है, एक बात बड़ी प्यारी सी ये समझ आती है इस पर्टिकुलर एनालिसिस में कि बॉस यहां पर इसका सेल्फ वेट जो है ना 2g नीचे लगेगा, तो इसमें जो टेंशन है वो भी 2g के बराबर होगा। तो यहां पर भी टेंशन जो है वो T इज इक्वल टू 2g के बराबर होगा। तो इस स्प्रिंग में जो यहां पर kx की वैल्यू होगी, जो kx की वैल्यू होगी वो T के बराबर यानी कि 2g के बराबर हो जाएगी। बच्चा ये सोचता है इधर का 2g और इधर का 2g 4g खींच लेगा। अरे ना 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 बालक, भाई अगर दोनों तरफ फोर्सेस यहां पर अगर बराबर बराबर है, तो स्प्रिंग में जो टोटल आपका जो फोर्स बनेगा kx, वो यहां पर इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स मिलाकर बनेगा बच्चों, यानी कि 2g। ठीक है, आप इधर का 2g और इधर का 2g 4g मत बोल देना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है, 2 आपको पता है ये 10 हो जाएगा, k का वैल्यू हमको 100 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 2/10। 2/10 मीटर आ रहा है, तो ये मैं कह सकता हूं बच्चे x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। कितना आ रहा है बच्चों, 20 सेंटीमीटर इज द एलोंगेशन। हाउ मच इट इज, 20 सेंटीमीटर इज द एलोंगेशन। सेम सवाल में थोड़े से चेंजेस करते हैं, ये जो सवाल अभी किया इसी सवाल में थोड़े से चेंजेस करते हैं। व्हाट इफ आई मेड वन ऑफ द ब्लॉक हैवियर एंड वन ऑफ द ब्लॉक इज लेसर, स्मॉलर वन, राइट। एक को हैवी बना देते हैं और एक को बना देते हैं हल्का, लाइटर। एक को 2 kg रहने देते हैं और एक को बना देते हैं यहां पर 5 kg। सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर आ जाइएगा एवरीवन, सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर केस ये बन रहा है कि सर हमारे पास इस तरह की टेबल है और टेबल के यहां पर हमने लगा रखी पुली, यहां पर भी हमने लगा रखी है पुली, पुली में इस तरफ और इस तरफ हमको दिख रहे हैं यहां पर स्प्रिंग के सिचुएशन कुछ। यहां पर हमने लगाया एक ब्लॉक जिसका मास है 5 kg, यहां पर हमने लगाया है एक ब्लॉक जिसका मास हमारे पास कितना है बच्चे, 2 kg। ठीक है, क्लियर है इतनी बात की नहीं। अब अगर आपने यहां पर स्प्रिंग लगाया तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरफ 5 kg, इस तरफ 2 kg है। पहली बात तो ये आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, यहां पर पूछा है स्प्रिंग फोर्स Fs का वैल्यू क्या होगा, पहली चीज, ठीक है, ये पूछी है। और दूसरा आपसे पूछा है एलोंगेशन इन द स्प्रिंग बच्चों, दूसरा आपसे पूछा है एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या होगा, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग बच्चे, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या होने वाली है। ये दो चीजें आपसे पूछिए, कम ऑन एवरीवन डू इट फास्ट। बहुत बहुत प्यारा, बहुत खूब, सीखते चले जाइए। फिर पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, जितने भी स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यू कैन सी दैम कि हाँ यार हमने बहुत पहले ही ये सारी चीजें सॉल्व कर रखी थी, ठीक है, बहुत अच्छे से हमको ये सारा आइडिया लग चुका था, ठीक है। चलो अब इस सवाल में क्या की कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मतलब बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं है, ठीक है, सो आप एक चीज ये करेगा कि वीडियो को पॉज करके देखें पहले, ठीक है, लाइव देख रहे तो कोई बात ही नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सर ये वाला जो 5 kg है ये हैवियर है और ये वाला 2 kg क्या है बच्चों, लाइटर है। अगर आप इसको सिस्टम बनाकर देखेंगे,
सर अगर आप इसको सिस्टम बनाकर देखेंगे तो इस सिस्टम का एक एक्सेलरेशन होगा, इस सिस्टम का इस बार क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये 5 kg डोमिनेटिंग है, ये इसको खींचकर नीचे की तरफ लाएगा। सो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है 5G, कौन सा लेस डोमिनेटिंग है बच्चे 2G। यहां पर नीचे टोटल मास क्या लिखोगे, टोटल मास लिखोगे 7। A का वैल्यू कितना आ रहा है, A का वैल्यू आ रहा है 3G डिवाइडेड बाय 7, ठीक है 3G डिवाइडेड बाय 7। वेरी गुड। अब अगर ये 3G डिवाइडेड बाय 7 आ गया तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहां पर जो इस स्प्रिंग में टेंशन है, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, इस स्प्रिंग में जो टेंशन है यहां पर इस रस्सी में जो टेंशन T है वो निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसको टेंशन T1 बोल देते हैं ना, तो यहां पर टेंशन T1 हो गया। इसमें जो टेंशन होगा इसको क्या बोल सकते हैं सर, आप टेंशन T2 बोल दीजिए, क्योंकि रस्सियां अलग अलग है ना, रस्सियां अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग होगा। तो अगर मैं इस 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ऊपर की तरफ लग रहा है सर टेंशन T1, नीचे की तरफ लग रहा है सर 5G, और एक्सेलरेशन जो है वो भी सिस्टम का कैसा है, नीचे की तरफ है, यानी कि 5G का नीचे है। A इज इक्वल टू कितना है बच्चों 3G डिवाइडेड बाई 7। तो कौन डोमिनेट करेगा बच्चों, 5G डोमिनेट करेगा। 5G अगर डोमिनेट करेगा तो व्हाट शुड आई राइट, आई मस्ट से ये हो जाएगा 5G माइनस T1 इज इक्वल टू, आप यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, इज इक्वल टू आप यहां पर लिखेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन दैट इज आपका 3G डिवाइडेड बाय 7। तो यहां से T1 का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, यहां से हम क्या करते हैं T1 का वैल्यू निकालते हैं। हमने T1 का वैल्यू निकाला, सो T1 का वैल्यू आ जाएगा 5G यानी कि 50, माइनस हो जाएगा बच्चों यहां पर कितना, तो आप बोलेंगे 50, ये माइनस हो जाएगा 5 तरी 15, 150 डिवाइडेड बाय 7 दैट वुड बी 150 डिवाइडेड बाय 7, और ये हो जाएगा बच्चों 7 पंजे 35 यानी कि 350, 350 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 150, तो 350 माइनस 150 वुड बी 200 डिवाइडेड बाय 7, हाउ मच इट इज 200 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन। ये T1 आया मेरे पास, ये कितना आया बच्चों, ये T1 आया। अब आप यहां पर चाहो तो स्प्रिंग बैलेंस में सिचुएशन बड़ी आसान सी है, बड़े अच्छे से आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप इतना फ्री बॉडी डायग्राम स्प्रिंग का बना लो, अगर आप इतना फ्री बॉडी डायग्राम स्प्रिंग का बना लो, बना सकते हो इस तरह से, क्यों, क्योंकि जो आपका स्प्रिंग है बच्चों उसमें कोई स्प्रिंग फोर्स होगा बच्चों Kx, ये आपका स्प्रिंग है, ये कनेक्टेड है रस्सी से, यहां पर है टेंशन T1। इस स्प्रिंग का तो ये मास है ही नहीं, ये क्या है बच्चों, ये मासलेस है। अरे ये स्प्रिंग कैसा है, मासलेस है। अगर ये मासलेस है तो यहां पर जो आपका Kx है वो T1 के बराबर हो जाएगा। सवाल यह आता है सर अगर मैं T2 कैलकुलेट करूं तो, सवाल यह आता है कि सर अगर मैं T1 की साइड से नहीं जाऊं और इफ आई गो फ्रॉम द T2 साइड देन व्हाट। चलिए सवाल तो आपका लाजमी है और बनता है पूछना। देखो तो अब अगर मैं बनाऊं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम किसका 2 kg का, इफ आई एम मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg ब्लॉक, मैं यहां बना देता हूं बच्चों। तो 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम वुड बी लाइक दिस, ऊपर होगा T2, नीचे की तरफ होगा 2G, और एक्सेलरेशन होगा इसमें ऊपर की तरफ A इज इक्वल टू 3G डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व करते हैं। कौन डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा T2, ऊपर जा रहा है ना, माइनस क्या होगा बच्चों 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू में आप बोलेंगे सर 30 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा कुल मिलाकर, ये हो गया कितना आपका 60 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज आपका 60 डिवाइडेड बाय 7 और प्लस हो जाएगा सर 20, है ना। तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है अगेन आपका 200 डिवाइडेड बाय 7। अरे भाई साहब कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, आप पहुंचेंगे वहीं। तो Kx का वैल्यू T1 के बराबर लिखो या T2 के बराबर लिखो, आंसर सिमिलर आ रहा है। तो Fs यानी कि Kx यानी कि आपका 200 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। और अगर आप यहां पर K का वैल्यू मान लीजिए आपने ले लिया कितना 100 न्यूटन पर मीटर, तो जो आपका एलोंगेशन है x वो हो जाएगा सर आपका 200 डिवाइडेड बाय 7 और नीचे K का डिवीजन यानी कि 100 बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 2 बाई 7 मीटर, 2 बाई 7 मीटर। इज दैट क्लियर, सभी लोगों को समझ में आया। सो दिस इज व्हाट बच्चों वी हैव डन विद द स्प्रिंग्स यहां पर। ठीक है, तो स्प्रिंग्स के क्वेश्चंस को डील करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजियर वे में आप लोग इसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको तरीका समझ में आ रहा है
तो बस यहां पर फिर कुछ और नहीं है। स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड और भी कई तरह के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो जरा अभी और सिखाता हूं आपको और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है। और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम ये है स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड कि सर यहां पर आपके पास क्या है, एक सपोर्ट है, यहां पर आपके पास एक पुली है, पुली के इस तरफ आपको दिया हुआ एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग से कनेक्टेड यहां पर एक ब्लॉक है जो 2 kg का है, ठीक है। इस तरफ रस्सी है जिससे कनेक्टेड ब्लॉक डायरेक्ट 2 kg का है, ठीक है। अब देखो यार एक बात समझना, कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। क्या पूछा है, व्हाट इज द स्प्रिंग रीडिंग बच्चों। क्वेश्चन ये है कि स्प्रिंग रीडिंग क्या होगा, स्प्रिंग का रीडिंग क्या होगा, और साथ ही साथ वो ये पूछ रहा है, पहला सवाल स्प्रिंग रीडिंग का और दूसरा सवाल पूछ रहा है एक्स कितना होला, एलोंगेशन यहां पर कितना होगा। अब देखो भाई इधर भी 2 kg और इधर भी 2 kg है ना, कितना मस्त सवाल है। अब देखो इधर भी 2 kg इधर भी 2 kg, तो बच्चों अगर दोनों तरफ 2 kg हुआ, अगर दोनों तरफ क्या हुआ 2 kg हुआ, अगर इस तरफ भी आपका 2g है इस तरफ भी आपका 2g है, तो ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में आ गया। ये सिस्टम किस में आ गया बच्चों, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम कहीं जाने ही नहीं वाला, यानी कि एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इस रस्सी में जो अवेलेबल टेंशन है वो 2g के बराबर होगा और वही टेंशन यहां पर भी होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू t इज इक्वल टू 2g। तो आपके पास जो रस्सी में है ना, जो यहां पर बेसिकली आपको दिखेगा व्हाटसोएवर स्प्रिंग फोर्स यू हैव बच्चों, वो स्प्रिंग फोर्स इस रस्सी के टेंशन के बराबर होगा। तो एक बात सीधी सी बात है, स्प्रिंग रीडिंग यानी कि kx इज इक्वल टू 2g यानी कि 20 लिख देंगे बच्चों। अगर यहां पर आपको दिया जाए कि भाई k का वैल्यू आप ले लीजिए 50 न्यूटन पर मीटर, कुछ भी k का वैल्यू आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो आप यहां पर x का वैल्यू बोल देंगे, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 50, दैट कम आउट टू बी 5 चौक 20 यानी कि 0.4 मीटर हो जाएगा। 0.4 मीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लिखेंगे है ना, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सो समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया तरीका, अगर आ गया समझ में तो फिर सवाल चाहे जैसा भी घुमाकर पूछ ले फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सवाल कैसा आता है, सवाल आता है ऐसा कि भाई साहब आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर एक स्प्रिंग है, आपके पास यहां पर इस तरह का एक क्या है सिस्टम है और उस सिस्टम को हमने यहां पर क्या किया, स्प्रिंग से कनेक्ट किया, ठीक है। और यहां पर एक ब्लॉक था जो 3 kg का था, कितने का था बच्चों 3 kg का, और रस्सी से स्ट्रिंग से हमने 2 kg और कनेक्ट कर दिया। सुनना, एक स्प्रिंग लिया, 3 kg का ब्लॉक है, उसके नीचे 2 kg का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है बच्चों, ये S है और ये S है स्ट्रिंग आपका, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स है ना, तो मान लीजिए इसको आप ब्लॉक ए बोल दीजिए और आप इसको बोल दीजिए ब्लॉक बी, ठीक है। तो आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन या आप ऐसे लिख दीजिए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक यानी कि ए ऑफ ए एंड ए ऑफ बी है ना, क्या होगा जस्ट आफ्टर, क्या पूछा बच्चों, जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। जब आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया, है ना, मतलब आप यहां क्या करोगे, धागे, ये जो धागा इसको खट से काट दिया, जैसे ही काटोगे व्हाट विल हैपन ओवर हियर, क्या होने वाला है, सोचो जरा। तो सबसे पहली कहानी तो मुझे यह समझ आ रही है कि सर ये जो स्प्रिंग है, अगर इसमें केवल 3 kg लटक रहा होता तो 3 kg के बराबर एक्सटेंशन होता। अब इस स्प्रिंग को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पे टोटल कितना यहां पर जो है सेल्फ वेट लटक रहा है, 3 kg प्लस 2 kg, टोटल 5 kg नीचे की तरफ लटक रहा है। इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि सर यहां पर ये जो टेंशन टी है ये तो इंटरनल है, सर जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी इंटरनल है, यानी कि आप इस तरह से बोलेंगे कि सर यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स होगा kx वो हो जाएगा सर 3g प्लस 2g के बराबर, यानी कि जो kx का वैल्यू है बॉस वो ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है और उसका वैल्यू 5g के बराबर है, यानी कि 50 न्यूटन के बराबर है। ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग में फिट कर लें, पहली चीज, ठीक है। अब रस्सी को काटते हैं, किसको काटते हैं बच्चों, रस्सी को जैसे ही तुमने काटा टेंशन पड़ गया ढीला,
तो 2 kg का जो ब्लॉक है बच्चों, 2 kg का जो ब्लॉक है वो तो क्या करेगा बच्चों, 2 kg का ब्लॉक विल फॉल फ्रीली। 2 kg का ब्लॉक क्या करेगा बच्चों, तो ये तो कर रहा है फॉल फ्रीली, और अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो जो बी वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो तो हो गया जी। कॉन्सेप्ट कहां है, कॉन्सेप्ट है इस ए वाले के साथ जुड़ा हुआ, कॉन्सेप्ट है इस 3 kg के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि जब आप इस 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे पिक्चर से बाहर निकालकर, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि सर ये जो 3 kg है इसका 3g नीचे लग रहा है, लेकिन इस पर अभी भी यहां पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, जो कि ऊपर की तरफ है। जब रस्सी को काट दोगे ना तो 2 kg फ्रीली फॉल करेगा, लेकिन ये जो 3 kg वाला है इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि kx है और जिसका वैल्यू 50 न्यूटन है। बहुत बढ़िया, अगर 50 न्यूटन है और ये 3g मतलब 30 न्यूटन है, सामने समझ में आ रहा है सर ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है। अगर ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो मुझे यहां पर कहने में कोई शर्म नहीं होगी कि सर ये ऊपर जाएगा, और ना ही कोई तकलीफ होनी चाहिए, ऊपर जाएगा। किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यानी कि 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा सर ए ऑफ ए इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये 10 आ रहा है, वो 20/3 आ रहा है। दैट्स व्हाट यू पीपल आर गेटिंग। तो इस तरह के स्प्रिंग को कट करके भी बहुत सारे सवाल ऐसे बनाते हैं और फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि चीजें चल कैसे रही हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो स्प्रिंग फोर्स के अगर हम बात करें तो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट जो है मैं केवल बता देता हूं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ज्यादा हम इस पर अभी क्योंकि इतनी डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का टॉपिक है ये मैं वर्क एनर्जी पावर में आपको फिर से पढ़ाने वाला हूं। तो 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं दोस्तों, 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि वो आपको ऐसा दिखेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि वो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड दूसरा स्प्रिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर आप कोई ब्लॉक अगर ऐसे हैंग कर रहे हो। एक चीज है, अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज यहां पर है ना, दोनों स्प्रिंग में फोर्स सेम होगा, राइट। फोर्स इन द स्प्रिंग है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्प्रिंग है ना, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लिखें फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्प्रिंग इज सेम। यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा। जैसे अगर आपने एम लटकाया तो इसका जो K1 X1 है वो यहां पर mg होगा बच्चों, और यहां का जो K2 X2 है वो भी mg ही होगा। दोनों ही यहां पर क्या होंगे, mg के बराबर होंगे। समझ रहे हो, K2 X2 is equals to mg, K1 X1 is also equals to mg। So स्प्रिंग यहां पर मासलेस है बच्चों, जितना फोर्स आपने यहां पर लोअर मोस्ट कॉलम पर लगाया है उतना ही ऊपर भी ट्रांसमिट होगा। हां, के अलग है, एक्स अलग अलग हो सकते हैं। एक्स अलग अलग होंगे तो सेकेंड पॉइंट आपका बनेगा कि जो आपका x1 है प्लस जो आपका x2 है वही आपका टोटल एलोंगेशन होगा। ये एक बात आ जाती है। तीसरी बात यहां पर जब आप देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो k इक्विवेलेंट होता है, राइट, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का k इक्विवेलेंट होता है मल्टीपल स्प्रिंग के लिए वो हो जाता है ks, है ना, ks इज इक्वल टू, राइट, या फिर यू मस्ट से कि सर ये इस तरह से केस लिखने की बजाय है ना, यहां पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिएगा, राइट, तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ आता है। खैर वैसे वो तो मैं 2 स्प्रिंग के लिए बता देता हूं बच्चों, है ना, n बाई केस लिखोगे तो वैसे आ जाएगा, तो आप लिख लीजिए n बाई केस मल्टीपल स्प्रिंग के लिए इज इक्वल टू 1 बाई K1 होगा और प्लस आपका 1 बाई K2 होगा प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहां पर आपका 1 बाई Kn होगा, 1 बाई Kn होगा, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। हालांकि एक सवाल बस आपको मिलेगा अगर आप PYQs चेक करेंगे, 2 स्प्रिंग बैलेंस है और यहां पर 10 kg हमने हैंग किया हुआ है, 2 अलग अलग स्प्रिंग बैलेंस है, सीरीज में लगे हैं और हमने 10 kg का ब्लॉक हैंग किया हुआ है
रीडिंग इन बोथ द स्प्रिंग्स विल बी, तो रीडिंग सेम होगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्प्रिंग इज सेम, सो रीडिंग विल बी सेम। सो रीडिंग ऑल्सो सेम बच्चों, रीडिंग क्या होगा, रीडिंग विल बी सेम, रीडिंग विल बी क्या होगा सर, यहां पर सेम ही होगा, ये बात ध्यान रखें। रीडिंग मतलब केक्स और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया सर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं सर पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज के बाद हम अगले कॉम्बिनेशन पर आ जाते हैं, दैट इज योर पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब क्या हो जाता है सर, पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब होता है अलग अलग तरह से यहां पर कॉम्बिनेशंस जो है पैरेलल ग्रुपिंग में आपको बताए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड करना और इसको जो है पहचान पाना इस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बच्चों। तो अगर हमने देखा यहां पर क्या क्या चीजें होती है, पहली चीज यहां पर क्या होता है बच्चों, x सेम होता है, x सेम होता है, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू x होता है, यानी कि टोटल एलोंगेशन सेम होता है। जो फोर्स है वो सेम नहीं होता, F1 प्लस F2 मिलाकर टोटल F होगा, ठीक है। F1 प्लस F2 मिलाकर टोटल होगा बच्चों, क्योंकि अगर यहां पर ब्लॉक आपने ऐसे लगाया, ये भी लगा सकते हैं। एक तरीका ये है पैरेलल ग्रुपिंग का, एक तरीका पैरेलल ग्रुपिंग का ये भी हुआ कि एक स्प्रिंग यहां लगा दिया आपने, ठीक है, एक स्प्रिंग आपने यहां लगा दिया और बीच में ब्लॉक लगाकर एक स्प्रिंग आपने यहां लगा दिया। दिस इज ऑल्सो पैरेलल ग्रुपिंग, दिस इज ऑल्सो अ पैरेलल ग्रुपिंग बच्चों, ठीक है। ये भी पैरेलल ग्रुपिंग का ही अरेंजमेंट है, ये भी किसका अरेंजमेंट है, पैरेलल ग्रुपिंग का अरेंजमेंट है। नहीं तो तुम चक्कर में पड़ जाओगे देख के कि सर ये तो पैरेलल समझ में आ रहा है, ये पैरेलल कैसे हुआ। ये पैरेलल ऐसे हुआ कि यहां पर अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसमें एक्सटेंशन X1 है, इसमें एक्सटेंशन X2 है, अगर तुम इसको X इधर खिसकाओगे, अगर तुम इसको X इधर खिसकाओगे तो ये X कॉम्प्रेस होगा, तो ये X एलोंगेट होगा। ये वाला अगर X कॉम्प्रेस होगा तो ये वाला X आपका एलोंगेट होगा। तो आपको यहां पर जो है आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको ये करना है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो बात होती है सर KS की, वो यहां पर KP हो जाएगा एंड दैट वुड बी आपका K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है सर, 2 हो जाता है। सो दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग में K इक्विवेलेंट। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या सेम होता है, एलोंगेशन सेम होता है, फोर्सेस डिफरेंट होते हैं और ये केपे का फाइनल फॉर्मूला होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में हमने बात करी बच्चों, शूडो फोर्सेस के बारे में हमने बात करी। आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इन्हें डील करना आया होगा, प्रॉपर तरीके से इन्हें विजुअलाइज करना आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चों, तब हम डिस्कस करेंगे राइट, डीपीपीज डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की दी है, और हम डिस्कस करेंगे अब आगे आने वाले दिनों में क्या, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन। अब हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पर मैं कुछ बता देता हूं बच्चों। टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअकैडमी NEET/ऑफिशियल लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ बैच विच इज अर्ली राइज बैच फॉर NEET 2022 एस्पिरेंट्स। यू कैन ज्वाइन राइट नाउ, राइट अवे। यू कैन come up with 1-year subscription, 2-year subscription, or you can have a chance of getting 18-month subscription as well. You can use this code MSLive if you are liking the way I am dealing with the physics, and if you want to connect with me personally, then you can use this code बच्चों, right? इससे आपको additionally 10% off मिल जाएगा and you will enjoy क्वालिटी एजुकेशन बच्चों। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट होने का मौका मिल जाता है सीधे सीधे, राइट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा यहां पर अगर कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल कोच ओवर हियर who will guide you all the time how you can succeed in your particular examination बच्चों, right? So चलिए यहां पर अलविदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, #NEET मंथन के साथ अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसे लेक्चर को शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना बच्चों। नोट्स आपको अपडेट हो जाएंगे यहां पर डिस्क्रिप्शन में, तो इन्हें आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मंथन, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। सो #NEET मंथन के साथ शेयर इसलिए करने के लिए कहता हूं बच्चों, क्योंकि गली गली कोने कोने तक जो है बच्चे तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए, सो दैट हर एक बच्चा जो 500 रुपए तक अफोर्ड नहीं कर सकता वो इस क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, ठीक है। या सी या, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।